हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। जैसा कि आप सब जानते हो 6 चैप्टर जो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों 10th स्टैंडर्ड साइंस 1 का 7 चैप्टर जो कि है बच्चों लेंसेस। अब ये दोनों चैप्टर बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। जितने कंसेप्ट हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में पढ़े वो सारे हमें यहाँ यूज करने जितने भी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं लेंसेस। आपने लेंसेस ये नाम तो इसके पहले सुना ही होगा, लेंस क्या होते हैं, ठीक है। तो बच्चों लेंस क्या होते हैं? स्पेक्टेकल में लेंस होते हैं, माइक्रोस्कोप में लेंस होते हैं, टेलीस्कोप में लेंस होते हैं, बायनोकुलर्स में लेंस होते हैं। बायनोकुलर्स यानी दूरबीन, ठीक है। तो ऐसे लेंस हर जगह यूज होते हैं जहां जहां हमें जरूरत पड़ती है। कॉन्टेक्ट लेंसेज भी होते हैं, ठीक है, और वो आंखों में लगाने वाले लेंसेज भी होते हैं। इस तरीके के बहुत सारे लेंसेज हर जगह इस्तेमाल होते हैं। तो लेंसेज के अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है, और उन टाइप्स के बेसिस पे उनका वर्किंग होता है कि कहाँ कौन सा लेंस हमें लगाना चाहिए, ठीक है। कॉन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, ये सारी टर्म्स क्या होती है, ठीक है, और लेंस की टर्मिनोलॉजी क्या होती है, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें टॉपिक पढ़ेंगे लेंसेस, उसके बाद पढ़ेंगे रे डायग्राम फॉर रिफ्रैक्टिव लाइट, साइन कन्वेंशन, वर्किंग ऑफ ह्यूमन आयन लेंस, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन एंड यूजेस ऑफ लेंस। ये 5 टॉपिक हम इसमें पढ़ने वाले। चैप्टर बड़ा है और चैप्टर का इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है क्योंकि आगे आपको इसका बहुत काम है आगे की क्लासेस में, ठीक है। तो याद रखिए, इसे हल्के में मत लेना, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो लेंस, अब लेंसेज की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो एक्टिविटी है वो कर लीजिए। देखो, इंडिकेट द फॉलोइंग टर्म्स रिलेटेड टू अ स्फेरिकल मिरर इन कर्वेचर पोल्स। पोल का होता है बच्चों, मिरर का पोल का होता है, पोल ये होता है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होता है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस कहाँ है? जहां इसकी पूरी लाइट फोकस होगी, ठीक है। सपोज यहाँ हो रहा है, ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल फोकस यानी समझ गए। ये होती है मिरर की टर्मिनोलॉजी। पोल्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, जहां सारे रेज इसके एक साथ मिलेंगे इस तरीके से, समझ गए? क्लियर? अब हाउ आर कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर कंस्ट्रक्टेड? कॉन्केव मिरर बच्चों वो मिरर होते हैं जो अंदर से, मतलब अंदर से चमकते, जैसे हमारे गाड़ी का हेडलाइट, हेडलाइट अंदर से चमकदार होता है, इस तरीके का होता है, अंदर साइड होता है, वो अंदर के साइड चमकने वाला। और हमारा जो दूसरा मिरर है, सपोज आप कॉन्वेक्स मिरर अगर आप मुझसे पूछोगे तो वो आपके जो गाड़ी के ओवरव्यूम्स होते हैं, ठीक है, बाइक लो, कार लो, उसके ओवरव्यूम्स होते हैं, वो इस तरीके से होता है, इस तरीके से ऐसे फुगा हुआ बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ बल्ज होगा तो इस कारण से क्या होगा, ज्यादा एरिया कवर होगा, तो उसे हम कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस। समझ गए? क्लियर? ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस नहीं, कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी, कॉन्वेक्स मिरर। अब लेंसेस, अब लेंसेस और मिरर में बेसिक फर्क है बच्चों कि मिरर जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट। और जो लेंसेस है बच्चों वो लाइट को क्या करते हैं? वो रिफ्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? रिफ्रैक्ट। जैसे मिरर 2 तरीके के थे, कॉन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, वैसे लेंस भी 2 तरीके के हैं, कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। ये जो मैं आगे बोलने जा रहा हूं ये नोट कर लो। कॉन्वेक्स मिरर, क्या? कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता है, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता है, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वर्जिंग होता है। कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता है लेकिन कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वर्जिंग होता है। मतलब कॉन्वेक्स मिरर दूर लेके जाता है उसकी गिरी हुई लाइट, ऐसे उनका पाथ ऐसा दूर कर देता है, डेविएट कर देता है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर उनको कॉन्सेंट्रेट कर देता है, एक साथ ला देता है। कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर कॉन्वर्जिंग होता है लेकिन कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग होता है। ये नेचर ऑफ लेंस का फर्क है। अगर एक डाइवर्जिंग है तो दूसरा कॉन्वर्जिंग है, दूसरा कॉन्वर्जिंग है तो एक डाइवर्जिंग है। समझ गए? मिरर के उल्टा काम करेंगे। समझ गए? क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलो, तो अब देखो यहाँ कुछ लेंसेज के टाइप दिए गए, ठीक है। ये देखो, बाय कॉन्वेक्स, बाय कॉन्वेक्स है दोनों साइड फुगा हुआ, ठीक है, दोनों साइड बल्ज, दोनों साइड फुगा हुआ, उसे कहेंगे बाय कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स मतलब एक साइड सीधा डायरेक्ट और एक साइड फुगा हुआ, ठीक है, केले की तरह, ठीक है। अब ये पॉजिटिव मेनिस्कस और ये देखो इतना इसका आपको काम नहीं है, आपको मेन काम इसका और ये हमारा बायोगॉन की, इन दोनों का मेन काम है,
ठीक है, आपको मेन तो दोनों का ही काम है फिलहाल। ठीक है, अभी देखो ये बाय कॉन्केव इसके जैसा ही, मतलब ये दोनों साइड फुगा हुआ है, दोनों साइड दबा हुआ। ठीक है, ये एक साइड दबा हुआ प्लेनो कॉन्केव और ये निगेटिव मेनिस्कस, ये इससे बना हुआ है। ठीक है, और ये इससे बना हुआ है पॉजिटिव मेनिस्कस। समझ गए? क्लियर? अब बाकी आगे पढ़ेंगे और कुछ अगर आपको इसमें कुछ समझा नहीं है तो आगे धीरे धीरे कवर होगा लेक्चर के साथ। ठीक है, एकदम से पहले पेज पे सब नहीं बता सकते, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, चलो अब देखो यहां से लेंस कैसे बनते हैं वो देखते हैं। लेंस समझ गए, बाय कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, पॉजिटिव मेनिस्कस, बाय कॉन्केव, प्लेनो कॉन्वेक्स और निगेटिव मेनिस्कस। समझ गए? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स का प्लेनो, पॉजिटिव मेनिस्कस, बाय कॉन्केव उसका प्लेनो, उसका निगेटिव मेनिस्कस। समझ गए? अब ये सबसे पहले तो स्फीयर से बनते हैं। किस चीज से बनते हैं? स्फीयर से, याद रखना। स्फीयर, दो स्फीयर जब आपस में टकराते हैं तो उनके बीच में ये जो बनता है ये वाला पार्ट, इससे एक लेंस बनता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अब देखो यहाँ ये दो स्फीयर्स है। ठीक है, तो इनका सेंटर कौन सा है? ये और ये, इसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। ठीक है, अब देखो ये जब एक दूसरे के साथ मिल रहे तो कौन सा बन रहा है? कॉन्वेक्स बन रहा है। कौन सा बन रहा है? कॉन्वेक्स। लेंसेज की टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे हम अभी। ठीक है, और ये देखो अब जब ये एक दूसरे से दूर है, इसके बीच में जगह छूटी हुई, देखो ये बीच में जब जगह छूटी हुई तो ये कौन सा बन गया? कॉन्केव। कौन सा बन गया? कॉन्केव लेंस। समझ गए? अब देखो यहाँ क्या होता है, ये स्फीयर S1, ये स्फीयर S2, ये स्फीयर S1, ये स्फीयर S2। ठीक है, अब ये मिरर, ये जो कॉन्केव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है, डिपेंड करता है कि स्फीयर मिल कैसे रहे। ठीक है, अगर ये एक दूसरे के अंदर इंटरसेक्ट होते हैं, ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स, और अगर इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं, दूर दूर है, तो ये हो गया आपका कॉन्केव। अब आगे इसका अच्छे से दिया गया वर्णन। ठीक है, चलिए सबसे पहले टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। हमने क्या देखा था कि दो स्फीयर जब ऐसे मिलते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये स्फीयर S1, ये स्फीयर S2, और अगर ये ऐसे दूर होते हैं, ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉन्केव लेंस। कौन सा हो गया? कॉन्केव। समझ गए? क्लियर हो गया यहाँ तक? समझ गए कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में क्या फर्क है? अब देखो एक लेंस में ना बच्चों, लेंस इस तरीके से होता है, यहाँ एक सेंटर होता है, वो यहाँ से बीच से ऐसी लाइन निकल रही है। ठीक है, समझ गए? अब ये और एक ये। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, सबसे पहली बात होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक्चुअली सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी क्या होता है, पहला टर्म एक्सप्लेन कर दूं। सेंटर ऑफ कर्वेचर वो उन स्फीयर्स का सेंटर होता है जिससे ये बना हुआ है। मतलब अगर मैं बोलूं तो ये और ये स्फीयर से बना है, ये सेंटर सपोज मैं ए बोल देता है, ये बी बोल देता है, तो ए और बी यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। समझ गए? ए और बी क्या हो गए? जिनके कारण ये बना, इसके जन्मदाता कौन है? ये स्फीयर। स्फीयर नहीं मिलते तो कभी लेंस बनता नहीं, स्फीयर दूर नहीं होते तो कभी लेंस बनता नहीं। तो लेंस इनके कारण बना, तो इनका जो सेंटर होगा उसे कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ गए? क्लियर? इसीलिए दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसे C1 कह दो, इसे C2 कह दो, इसे भी C1 कह दो, इसे C2। ठीक है, क्लियर? अब रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब सेकेंड जो है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर डेफिनेशन तो ये टेक्स्ट बुक में दी है इसलिए मैंने लिखी नहीं। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच दिस लेंस इज अ पार्ट। मतलब ये देखो, ये रेडियस, ये R2, ये R1, ये R1 और ये R2। क्लियर? ये हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका कोई विषय नहीं। समझ गए यहाँ तक? अब आगे देखो प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है बच्चों, वो ऐसी एक इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है, जो यहीं से ऐसे पास हो जाएंगे। देखो अलग रंग से बनाता उसे, इस तरीके से पास हो जाएंगे। एक मिनट थोड़ा सा बारीक कर लेता जिससे कि कोई इश्यू ना जाए लिखने में। ये देखो, ये इस तरीके से, ठीक है, वो इसके अंदर से पास होती हुई सारे पॉइंट्स इसी पे आएंगे।
इसके अंदर से पास होंगे और सारे जितने भी पॉइंट्स है वो सारे इसी पे आएंगे, इस लेंस से रिलेटेड। ठीक है, ये देखो ये भी वही है। ठीक है, क्लियर, समझ गए। अब ये मैंने यहाँ कॉन्वेक्स निकाला या कॉन्केव निकाला उसी तरीके से। ठीक, अब देखो ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर यानी ये लेंस के अंदर रहेगा। देखो यहाँ ये इसका और ये इसका यहाँ है। ठीक है, अब ये जो ऑप्टिकल सेंटर है बच्चों, ठीक, इसमें से द पॉइंट इनसाइड द लेंस ऑफ अ प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच रेज पास विदाउट चेंजिंग देयर पाथ। मतलब यहाँ से अगर कोई रे हमने डाली, ये नीली जैसे डाली, इधर लाल है, ये नीली इधर डाली, इधर लाल है, मैंने भी लिखो ये इधर निकाली, ये काली, ये लाल है, ये काली सीधी की। मतलब यहाँ से क्या हुआ, पाथ बदलेगी नहीं लाइट। मतलब ऑप्टिकल सेंटर से अगर आप किसी रे को इंसिडेंट करते हो तो वो पाथ नहीं बदलने वाली, उसी तरीके से जाते रहने वाली है सीधे। एक्चुअली वो रिफ्रैक्ट होनी चाहिए थी, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर से जाने के कारण वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी। समझ गए, क्लियर। उसे कहा जाता है ऑप्टिकल सेंटर, जहां से रेज विदाउट चेंजिंग देयर पाथ पास हो जाती है। समझ गए। अब देखो प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस यानी समझ लो कि जहां सारी रेज मिलती। ठीक है, तो देखो when light rays parallel to the principal axis are incident on the convex lens, they converge at a point on the principal axis. This point is called as, देखो जैसे सपोज यहाँ मैं इस कलर में की लाइट ले लेता, देखो इस तरीके से, तो यहाँ से आने के बाद वो इस तरीके से मिल जाता। तो ये जो पॉइंट है इसे कहेंगे हम प्रिंसिपल फोकस। क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस। समझ गए, क्या कहेंगे इस पॉइंट को, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, जहां सारी मिलती है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है बच्चों। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है बच्चों कि अगर हम बोले, ये आपके टेक्स्ट बुक में सारी चीजें दी हुई है, ठीक, तो ये देखो अगर मैं इस तरीके का बना लूँ कॉनकेव लेंस, तो अब क्या होगा, अब इसका तो डाइवर्जिंग नेचर है ना, तो इस तरीके से जब इस पे लाइट गिरेगी तो ये ऐसे फेंक देगा दूर। ठीक है, तो ये कैसे मिलेगा, तो इसका इस तरीके से यहाँ आ जाएगा इसका प्रिंसिपल फोकस पीछे। ठीक है, देखो यहाँ आप देख लो एक बार, rays traveling parallel to the principal axis of a convex lens diverge after refraction in such a way that they appear to be coming out of a source on the principal axis. This is called the principal focus of the concave lens. इस तरीके से ऐसा लगता है कि यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, तो इसे कहा जाएगा इसका प्रिंसिपल फोकस। मतलब ये पीछे होगा, ये पार्शियल रिफ्लेक्शन के कारण होगा। पार्शियल रिफ्लेक्शन पिछले चैप्टर में पढ़ा है, उस तरीके से। समझ गए, क्लियर, कोई इशू। देखो यहाँ भी बताया गया है वो चीज, समझ गए। यहाँ क्या होता है, अब फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। याद रखना, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है ये O और ये प्रिंसिपल फोकस F। तो ये प्रिंसिपल फोकस जो है F और ये ऑप्टिकल सेंटर जो है O, इनके बीच की डिस्टेंस को कहा जाएगा फोकल लेंथ। क्या कहा जाएगा बच्चों, फोकल लेंथ। क्या समझ गए चीजें सारी। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये स्फीयर्स पे डिपेंड करता है, जिससे वो जो लेंस है वो बना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी उन स्फीयर्स पे डिपेंड करता है। दो ये देखो इस तरीके से ऑप्टिकल सेंटर यानी वो जो लेंस होता है उसका वो सेंटर जहां से अगर लाइट पास की तो वो कोई भी डेविएशन शो नहीं करेगी। ठीक है, और प्रिंसिपल फोकस यानी वो पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस यानी वो पॉइंट जहां सारी रेज क्या होगी, एक साथ आएंगी। जितने भी हमने दूर से लाइट, ये देखो डिस्टेंट बहुत दूर से आ रही है तो एक साथ वो जमा हो गई। जैसे आप मैग्नीफाइंग ग्लास से करते हो ना, लाइट रेज जमा हो जाती है हमारे पेपर वगैरह पे। ठीक है, उस तरीके से फोकल लेंथ क्या होता है बच्चों, फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। समझ गए, क्लियर। अब यहाँ सबसे पहले रे डायग्राम फॉर रिफ्लेक्शन, रे डायग्राम फॉर रिफ्लेक्शन। अब देखो यहाँ रे डायग्राम बना लेंगे हम इस तरीके से। देखो इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। आपने पिछले साल क्या सीखा था बच्चों मिरर्स में, कि किस तरीके के मिरर के नेचर पे डिपेंड करता है साइज ऑफ इमेज, उसकी कितना दूर बनेगा वो इनसाइड द मिरर। ठीक है, और उसके बीच में
और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, मिरर फॉर्मूला आपने पढ़ा है, सही है। तो वो सारी चीजें अप्लाई होगी। यहाँ लेंस फॉर्मूला होगा, ठीक है, वो भी हम सीखेंगे। लेंस का पावर किस देखा जाता है वो भी हम सीखेंगे। तो उसी के भरोसे आप रे डायग्राम फॉर रिफ्रैक्शन बना सकते हैं। तो ये रे डायग्राम ही है उसकी, ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये है बच्चों इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंसेज। क्या है? इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंसेज। और ये इसके 3 लॉ है, ठीक है। देखो अब ये सबसे पहला लॉ, देखो यहाँ से इंसिडेंट रे आई है नीले रंग की, और यहाँ रिफ्रैक्टेड रे। तो क्या होगी, ये बेंड हो गई और ये कहाँ चली गई, थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ये F2। आप बोलोगे सर F1 F2 दो प्रिंसिपल फोकस कैसे? तो बेटा जब तू इधर से लाइट डालेगा तो इस तरीके से ये भी इधर जाएगा ना, तो आपको क्या पता लाइट कौन सी साइड जाएगी। तो यहाँ एक डायरेक्शन दे दिया, ठीक। तो देखो व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब इंसिडेंट रे जब पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो रिफ्रैक्टेड रे मतलब जो भी रिफ्रैक्शन होगा इसके अंदर जो रिफ्रैक्ट होगा, ये रिफ्लेक्टेड क्यों लिखा है भाई, ये गलत है, रिफ्रैक्टेड लिखो, रिफ्रैक्टेड होना है। एक मिनट, अलग रंग से लिखता है, ये दिख नहीं रहा और जाड़ा भी बहुत हो गया वो। रिफ्रैक्टेड, ठीक है, यहाँ भी लिख लो, गलत है ये, टेक्स्ट बुक में करेक्शन कर लो बच्चों, रिफ्रैक्टेड रे। तो ये रिफ्रैक्टेड रे इस तरीके से बेंड हो जाएगी और कहां से जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से। लेकिन कंडीशन क्या है, दिस इंसिडेंट रे मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ भी देखो, अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ हमने इस साइड का जो प्रिंसिपल फोकस था उससे पास होती हुई इंसिडेंट रे लगाई, उससे पास होती हुई इंसिडेंट रे डाली। तो जो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड नॉट रिफ्लेक्टेड, ये गलत है, ये गलत है, रिफ्लेक्टेड। रिफ्रैक्टेड रे जो है वो कैसे गई बच्चों, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब इसके बिल्कुल उल्टा। यहां जब हमने पैरेलल में इंसिडेंट रे डाली तो वो बराबर प्रिंसिपल फोकस पे पहुंच गई, और यहाँ प्रिंसिपल फोकस से जब डाली लेफ्ट हैंड साइड वाले तो बराबर वो पैरेलल गई टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब ये दोनों लॉ वाइस वर्सा है। When the incident ray passes through the principal focus, the refracted ray is parallel to the principal axis. और इसी के उल्टा वो, when the incident ray is parallel to the principal focus, then the refracted ray passes through the principal focus. समझ गए? क्लियर? आगे ध्यान में, ठीक। आगे देखो इंसिडेंट रे। अब ये क्या है, आपने देखा है कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है बच्चों, जब इससे लाइट रे पास होती है तो किसी भी तरह का डिविएशन शो नहीं करती, बेंड नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ when the incident ray passes through the optical center of the lens, इट पासेस विदाउट चेंजिंग इट डायरेक्शन। देखो सीधा नीली, सीधा लाल, ठीक है, क्लियर, समझ गए। तो ये थे बच्चों इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। और यहाँ बोल सकते हैं इन्हें कॉन्वेक्स लेंस में जिस तरीके के नियम पे हम चलने वाले हैं वो हमने यहाँ एक थोड़ा बहुत उसका झलकी देख ली, थोड़ा सा उसकी झलक, जैसे पिक्चर में होता है ना आपको ट्रेलर की तरह, ठीक है, उसी तरीके से। तो ये आपको एक्सपेरिमेंट घर पे करना है बच्चों। क्या क्या बोला गया है देखो, A convex lens, screen, meter scale, stand for the lens, chalk, candle। और ये इस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस रखना है या स्क्रीन रखनी है, और ये कॉन्वेक्स लेंस में ऐसे किस तरीके की इमेज यहाँ बनती है वो आपको देखना है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ये होगा, ये होता है बच्चों, ठीक है। ये अभी फिलहाल उल्टी इमेज बनी, नेचर ऑफ द इमेज। तो जिस तरीके से ये इसका कहीं ना यहाँ आसपास इसका है ना प्रिंसिपल फोकस होगा, तो यहाँ फिर इसके इधर फिर यहाँ, ऐसे अलग अलग पोजिशन जब बदलोगे आप तो यहाँ के इमेज का नेचर बदलेगा, नेचर ऑफ इमेज विल चेंज। और इसी चीज को हम स्टडी करने वाले हैं आगे, नेचर ऑफ इमेज किस तरीके से होगा। इसे हमें इस पे हमें क्या दिया गया है बच्चों, एक चार्ट दिया गया है। जैसे पिछले साल हमने मिरर के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया था, इस साल हमें ये एक्सपेरिमेंट करना है बच्चों लेंस के साथ, ठीक है। ये 2F1 F1 F2 2F2, ठीक है, मतलब यहाँ इस तरीके से, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस यानी क्या होता है, जहां सारी लाइट रेज मिलती है। तो ये हमें बिटवीन द 2F1 एंड F2 ऐसी पोजीशन हो सकती है, F1 पे हो सकती, F2 से बियॉन्ड हो सकती, एंड इंफिनिटी हो सकती। तो देखा जाता है वो अलग अलग तरीके से यहाँ इमेज बनती है। तो वो इमेज किस तरीके की बन रही है, इस स्टडी को इसके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हैं कि नेचर ऑफ इमेज किस तरीके का है। पॉइंट इमेज बनी, इन्वर्टेड इमेज बनी, रियल इमेज बनी या नहीं बनी, वर्चुअल इमेज बनी, समझे। तो ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये आप घर पे जरूर करके देखिए, आसान है। कॉन्वेक्स लेंस आपको मिल जाएगा, मिलता है ये, आप एक बार थोड़ा ढूंढो, आजू बाजू में कोई जनरल स्टोर होगा तो वहां शायद मिल जाए, ठीक है। नहीं मिला मैग्नीफाइंग ग्लास लो,
ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास से भी काम हो जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे ये पोजीशन ऑफ इमेज है, देखो इस तरीके से। तो ये क्या हो रहा है बच्चों, ठीक है, ये आप जब एक्सपेरिमेंट कर लोगे उसके बाद का ही है। ठीक है, आपने जब एट इंफिनिटी रखा, मतलब ये वाली जो कैंडल है ये आपने इंफिनिटी पे रखा, मतलब बहुत दूर रख दी। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ थी, एट फोकस F2। आप यह बन सकते हैं, एट फोकस F2 यहाँ। ठीक है, पॉइंट इमेज इस तरीके से बनी, पॉइंट छोटा सा पॉइंट दिखा आपको दूर से, बिंदु दिखता है ना, तारा एकदम दूर से बिंदु दिखता है उस तरीके से। रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड यानी उल्टी, रियल यानी सही, जो है वही दिखा। ठीक है, अब बियॉन्ड F2 अगर हम इसकी पोजीशन F1 की तरफ देखो, ये टू F1 के इधर पीछे बियॉन्ड हो रहा है। ठीक है, अब बिटवीन F2 एंड 2F2 इमेज क्या बनी, बिटवीन F2 एंड 2F2, देखो F2 एंड 2F2 इनके बीच में कहीं बनी होगी, बिटवीन हमें नहीं पता। ठीक है, जब आप एक्सप्लेन करोगे तो और अच्छे समझेंगे। स्मॉलर इमेज कैसी बनी, स्मॉलर मतलब छोटी, रियल एंड इन्वर्टेड इसी तरीके की इमेज है। देखो नेचर ऑफ इमेज चेंज नहीं हो रहा है इसमें, इन चारों में। एट 2F1 मतलब यहाँ पे रखी कैंडल, तो किस तरीके से इमेज बनी, देखो एट 2F2 यहाँ मतलब बराबर, यहाँ इस फोकस पे रखा 2F1 पे, तो यहाँ बराबर 2F2 पे बन गई। ठीक है, यहाँ भी एक दिया गया छोटा सा, 2F1 पे रखी तो 2F2 पे बराबर बन गई। ठीक है, क्लियर। यहाँ इस तरीके से कुछ इमेज बनी होगी। ठीक, और आगे देखो, आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ बिटवीन F1 एंड 2F2, बिटवीन F1 एंड 2F2, F1 एंड 2F2 कहीं बीच में इसके ऐसा लिख दिया होगा, ऐसा नहीं रख सकते, इसी तरीके से लिख दिया होगा। ठीक है, बिटवीन F1 एंड 2F1, F1 एंड 2F1 बोला गया है, मतलब ये जिस तरीके से ये फिलहाल है जो पोजीशन पे है ये F1 और 2F1 के बीच में। देखो क्या हो गया, बियॉन्ड 2F2 मतलब 2F2 के बियॉन्ड, 2F2 के आगे बनी इमेज है, देखो इस तरीके से। और क्या हो गया यहाँ, नेचर आपका आ गया लार्जर, इस तरीके से आ गया लार्जर, बड़ी इमेज बनी। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड सही इमेज बनी और उल्टी बनी। देखो यार दिख ही रहा है, ये देखो कैंडल उल्टी दिख रही है, दिख रही है, समझ गए। अब देखो आगे की पोजीशन क्या बोले, एट फोकस F1 यहाँ रखा है F1 पे, ये कैंडल यहाँ रख दिया F1 पे, तो इमेज देखो कैसे बनी, एट इन्फिनिटी बहुत दूर बनी, वेरी लार्ज बहुत बड़ी, रियल एंड इन्वर्टेड एट इन्फिनिटी यानी वो मिरर के अंदर बहुत बड़ी इमेज बनी। ठीक है, और बहुत दूर। आगे देखो बिटवीन F1 एंड 0, ये आप करके देखो, F1 एंड ओरिजिन O मतलब F1 और इनके बीच में यहाँ देखो, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट जिस साइड है उसी साइड, लेंस की उसी साइड इमेज बनी और वेरी लार्ज बहुत बड़ी बनी। जब जितनी भी इमेज की पोजीशन है ये लेंस के हिसाब से, ठीक है, वेरी लार्ज बहुत बड़ी इमेज बनी और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी। ठीक है, समझ गए इमेज का यहाँ तक। अब इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्केव लेंसेज, ये भी आप खुद से स्टडी करना होगा आपको, ये मतलब ये प्रैक्टिकल चीज है बच्चों, ये मैं यहाँ नहीं करके बता सकता, ये आप घर पे जब ट्राई करोगे तब होगा। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस मिलता है, एक बार करके देखो। ठीक है, या कहीं आप एक्सपेरिमेंट्स अगर इसके हुए हैं कंडक्ट, ठीक है, जिस प्लेटफॉर्म पे आप ये सब देख रहे हो उसी पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट होते हैं, आप एक बार उस पर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इमेजेस बाय कॉन्केव लेंस। अब कॉन्केव लेंस से देखो दो ही है, एट इंफिनिटी एंड एनीवेयर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी, एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी। ऑन द फर्स्ट फोकस F1 पॉइंट इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब फर्स्ट फोकस F1 पॉइंट इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, एनीवेयर बिटवीन O एंड इंफिनिटी, O और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी बीच में रख दो तो स्मॉल इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, बस दो ही कंडीशन। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। ये आपको लर्न करना होगा शायद, अगर आपको नहीं समझ रहा है ये सब तो लर्न कर लो, ठीक है, क्योंकि इसके प्रॉब्लम्स में आपको ये चीजें काम में आएंगी। ठीक है, और डिटेल में जाके कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस के बहुत ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके ना समझेगा नहीं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की जाएगी मेरी तरफ से। एक बार मैं इसका एक्सपेरिमेंट डाल दूंगा तो इसमें इस जो प्लेलिस्ट होगी इस चैप्टर की उसमें ऐड कर दूंगा, लेकिन अगर नहीं होता है वो कंडक्ट तो कहीं ना कहीं तो होंगे उसके एक्सपेरिमेंट किए होंगे लोगों ने, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, समझ गए। चलो अब साइन कन्वेंशन।
अब साइन कन्वेंशन बच्चों आप जानते हो कि ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव राइट हैंड साइड पॉजिटिव, जैसा कि नंबर लाइन पे होता है, लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव इंटीजर्स, राइट हैंड साइड पॉजिटिव इंटीजर्स, बीच में ओरिजिन, ऊपर पॉजिटिव अपवर्ड नीचे निगेटिव, यही हम कार्टेशियन साइन कन्वेंशन बोलते हैं। देखो समझ गए? तो इससे हम क्या देखेंगे बच्चों, देखो लेफ्ट साइड पे निगेटिव राइट साइड पे पॉजिटिव, ये देखो निगेटिव पॉजिटिव, हाइट ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। अब देखो लेंस फॉर्मूला कैसे बना था, फॉर्मूला शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, मतलब ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस के बीच का रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो यह हो गया बच्चों 1/v 1/u 1/f। v यानी इमेज, v इमेज के लिए यूज होगा, ठीक है, और u ऑब्जेक्ट के लिए यूज होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 1/f, समझ गए? आगे ध्यान में, f यानी आपकी फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। समझ गए? दोनों साइड होती है, देखो दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं ना, इधर और इधर, तो दोनों साइड सेम होगी, दोनों साइड टेंशन मत लो, ठीक है। द लेंस फॉर्मूला इज सेम फॉर एनी स्फेरिकल लेंस एंड एनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, इट इज हाउएवर नेसेसरी टू यूज द साइन कन्वेंशन प्रॉपर्टी। मतलब हर जगह ये फॉर्मूला 100% करेक्ट है, लेकिन साइन कन्वेंशन आपको आपके हिसाब से देखना है, वो इस साइड है, ऊपर है या नीचे है, प्लस माइनस का आपको देखना है कि लेफ्ट साइड होगा तो निगेटिव, राइट साइड होगा तो पॉजिटिव, अपवर्ड होगा तो पॉजिटिव, नीचे होगा तो निगेटिव, ठीक है। अब यहाँ कार्टेशियन के हिसाब से कुछ चीजें दी गई है, वो मैं आपको बता दूं। ये सारी चीजें मैंने अभी जो बताई वही है, फिर भी एक बार, according to Cartesian sign convention, the optical center is taken to be origin, the principal axis of the x-axis, frame of reference. The sign convention is as follows: the object is always placed on the left side of the lens. याद रखना, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रहेगी बच्चों? लेफ्ट साइड। कहाँ होती है? लेफ्ट साइड, ठीक है। और इमेज हमेशा कहाँ हो जाएगी? फिर इमेज कहाँ हो जाएगी बच्चों? राइट साइड, राइट साइड। किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू ओ, मतलब ऑप्टिकल सेंटर। समझ गए? क्लियर? अब देखो डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड अबव इट आर टेकन टू पॉजिटिव, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे या उसके ऊपर पॉजिटिव होता है, ठीक है, उसके नीचे क्या होता है बच्चों? निगेटिव होता है, ठीक है। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज निगेटिव, ठीक है। कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग होता है, ठीक है, इसके कारण निगेटिव होती है, और ये कॉन्वर्जिंग होता है, इसलिए इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। समझ गए? ये आप याद रखना। मैग्निफिकेशन, अब किस तरीके से कितना कोई लेंस मैग्नीफाई करेगा? मैग्निफिकेशन पता होगा आपको, मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह देखा होगा, बाइनोकुलर देखा होगा, इस तरीके से हिलाते हो दूर के ऑब्जेक्ट पास दिखते हैं। टेलीस्कोप में भी मैग्निफिकेशन होता है, दूर से दिखता है। तो द मैग्निफिकेशन ड्यू टू लेंस इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जितनी इमेज की हाइट ज्यादा होगी ऑब्जेक्ट से उतना अच्छा, ठीक है। तो देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, h2 is the height of the image and h1 is the height of the object। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, ये इमेज और ये ऑब्जेक्ट। The magnification due to lens is also related to the distance of the object and distance of the image। तो distance of the image क्या हो जाएगा? b, distance of the object क्या है आपका? b, ठीक है। Magnification is equal to distance of the image upon distance of the object, v by u, ठीक है। The magnification due to lens is also related to distance of the object and that of the distance of the image from the lens। मतलब यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि h2 upon h1 is equals to v by u, क्योंकि m तो कॉमन है दोनों में है, तो मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ। अगर कहीं ये काम आ गया, देखो वैसे भी रिलेशन यहाँ पूछा गया है, तो h2 जितनी हाइट ज्यादा होगी, v जो है हमारा डिस्टेंस ऑफ द इमेज जो है वो ज्यादा होगा लेंस से, जितनी हाइट कम होगी यहाँ की उसी तरीके से ये रेशियो आएगा। मतलब मैग्निफिकेशन ज्यादा या कम होना ये डिस्टेंस पे भी कहीं ना कहीं डिपेंड है। समझ गए? हाइट के साथ साथ डिस्टेंस ऑफ द इमेज, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, ये सारी चीजें यहाँ मैटर कर रही है, ठीक है। तो ये रेशियो में होंगे, ठीक है। मैग्निफिकेशन का ये रेशियो और ये रेशियो दोनों इक्वल रहेंगे, दोनों फॉर्मूले मैग्निफिकेशन के लिए
डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं यूज होगा आगे दिन में। अब देखो, take two convex lenses of different sizes, collect sunlight on the paper using them. The paper will start burning after a while. Note the time required to start burning. Repeat the process for the second lens. Is the time required in both the cases same? Can you tell from this? क्या देखो, एक काम करो, दो लेंस लो, पहले दोनों को मिक्स करो, उसके बाद एक बार देखो सनलाइट पेपर पे गिराओ, जलता है, स्टॉप वॉच लगाए, कब जलता है, उसके बाद एक लेंस के साथ ट्राई करो। फिर एक लेंस और दो लेंस में क्या फर्क होता है ये मुझे आप कमेंट करके बताओ। दो मैग्निफिकेशन ग्लास लेना, पहले उनके साथ ट्राई करना, दोनों एक साथ लगा के, और फिर एक एक के साथ, तो क्या फर्क आता है वो बताना। ठीक है, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस पहली बार बच्चों गिना जाता है डायोप्ट्री में, ये बता दूं आपको, डायोप्ट्री ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, डायोप्ट्री भी बोलता है वो भी डी, क्या है डी। ठीक है, इसीलिए आप हमेशा देखते होगे कि स्पेक्टेकल जब डॉक्टर रिकमेंड करते हैं उसके पीछे डी लिखा होता है। ठीक है, उसका रीजन आपको आज समझ गया। द कैपेसिटी ऑफ अ लेंस टू कॉन्वर्ज, मतलब कॉन्केव लेंस की बात हो रही है, और डाइवर्ज यानी कॉन्वर्ज यानी कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, और डाइवर्ज यानी कॉन्केव लेंस की बात हो रही है, इज कॉल्ड पावर। इसे कहा जाता है बच्चों पावर। द पावर ऑफ लेंस डिपेंड्स ऑन इट्स फोकल लेंथ। काय पे डिपेंड करती है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के हिसाब से पावर कम ज्यादा होगी। ठीक है, पावर इज द इनवर्स ऑफ इट्स फोकल लेंथ, एफ इज एक्सप्रेस इन मीटर। ठीक है, मतलब अगर फोकल लेंथ बढ़ गई तो पावर घट जाएगी, और अगर फोकल लेंथ कम होगी तो पावर बढ़ जाएगी। समझ गए? 1 डायोप्ट्री इज इक्वल टू 1/1 मीटर। इसके बारे में हम डिटेल में आगे सीखेंगे जब आप आगे के क्लासेस में जाएंगे। फिलहाल सिर्फ इतना याद रखना कि द फोकल लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पावर। If the power increases, the focal length decreases. If the focal length increases, the power decreases. ठीक है, क्लियर? अब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब इसमें साइन कन्वेंशंस, कौन से प्रकार का लेंस है और किस तरीके से प्लेस्ड है, इसके ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, पावर का भी एडिशन इसी तरीके से होता है, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। समझ गए? क्लियर? अभी कॉन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग पावर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे है बच्चों एक सॉल्व एग्जांपल, इसके बारे में हम डिटेल में अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक इस फॉर्मूले को याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट और ये चार्ट रट सको तो रट लो अच्छे से अच्छा। ठीक है, टर्मिनोलॉजी ऑफ लेंस को समझ लेना एक बार, ये क्या होता है फोकल लेंथ क्या वगैरह वगैरह, और साथ ही में आपको ये याद हो जाना चाहिए पूरा, ये याद होना चाहिए आपको पूरा। ठीक है, ये तीनों कि भाई किस तरीके से इंसिडेंट, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इंसिडेंट रे पैरेलल है, ठीक है, तो वो आगे वाले फोकस से पास होगी। अगर वो फोकस में से इंसिडेंट होती है रे तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी। अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो वो अपना पाथ नहीं बदलेगी। ये आपको याद होना चाहिए बच्चों। ठीक है, समझ गए? और इस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फीयर पे डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी स्फीयर पे डिपेंड करता है। प्रिंसिपल एक्सिस इज द इमेजिनरी पॉइंट, इसके ऊपर सारे के सारे पॉइंट लाया करेंगे। ठीक है, ये हमने मन से बनाई हुई लाइन है। ऑप्टिकल सेंटर क्या है बच्चों? ऑप्टिकल सेंटर वो लेंस का सेंटर होता है। किसी भी लेंस का सेंटर ले लो, ऑप्टिकल सेंटर, वहां से अगर लाइट पास होगी तो डेविएट नहीं होगा, पाथ सीधे सीधे निकल जाएगी। प्रिंसिपल फोकस यानी जहां सारी लाइट मिलती है उसे प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। सिर्फ कॉन्केव लेंस का जो प्रिंसिपल फोकस है वो पीछे आता है और वो पॉजिटिव होता है। कॉन्वेक्स लेंस क्योंकि आगे होता है, कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वर्जिंग है और कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग है, इसलिए। ठीक है, अब फोकल लेंस इज डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। समझ गए? क्लियर? मैंने सारा आपको एक साथ रिवाइज करा दिया। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।